नहीं सर, पीरियड 3 पढ़ा था। पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। जी सर। ओके, तो पीरियड 3 के एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पीरियड 3 के हमने सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए थे? यस सर, फास्फोरस तक पढ़ लिए थे। फास्फोरस तक पढ़ा था, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो है वो वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड कहलाती हैं। ग्रुप में वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ शेल जो है वो तब्दील होते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारे पास पीरियड होता है, पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो तब्दील होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये बात की थी कि पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स में सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तीनों मेटल्स होते हैं। इनके दरमियान मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और ये मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया था सिलिकॉन, जो ग्रुप 14 का मेंबर है। वो हमने कहा था कि मेटलॉइड होता है, लेकिन उसमें बॉन्डिंग जो होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक डायमंड होता है, एंड मेकिंग अ जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। फिर फास्फोरस के केस में हमने कहा था कि फास्फोरस नेचर में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल, और ये इसका स्ट्रक्चर है जो अभी आपको नजर आ रहा है। ये नॉन मेटल होता है। इसमें विद इन 2 एटम्स कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन P4 मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। और जैसे मैंने आपको कहा था कि चूंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, लिहाजा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनको मेल्ट करना और बॉयल करना आसान होता है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर, जो कि सल्फर है। सल्फर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 है, और सल्फर जो है वो एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ s8 मॉलिक्यूल इन द नेचर। s8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर जो है वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। ये बात आप ओ लेवल में नहीं पढ़ते। जिस तरह फास्फोरस P4 मॉलिक्यूल होता है, इसी तरह सल्फर जो है वो S8 मॉलिक्यूल होता है, और इस तरह से एक सल्फर जो है वो 2 मजीद सल्फर के साथ अटैच होता है, और ये 8 मॉलिक्यूल्स का 8 एटम्स का रिंग फॉर्म होता है, जिसमें 8 एटम्स अरेंज होते हैं और ये एक मॉलिक्यूल बनता है। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो है वो S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेचुरली ये नॉन मेटल है। इसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है इन बिटवीन 2 एटम्स, जबकि वैंडर वॉल फोर्सेस होती हैं अमंग देयर मॉलिक्यूल्स।
एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से बिल्कुल स्टोरी वही है कि सल्फर का भी और फास्फोरस के भी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा जब आप सल्फर को मेल्ट करते हैं तो S8 सॉलिड से ये S8 लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता बल्कि वैन डर वाल फोर्सेस ब्रेक होती है। और इस तरह से जब आप S8 लिक्विड को वेपराइज करते हैं या बॉयल करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स, और ये वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जो है अगेन इसमें भी वैन डर वाल फोर्सेस ही ब्रेक होती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं या डिस्कशन है रिलेटेड टू सल्फर। अब इसमें अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। सर जी सर मुझे पूछना था कि आपने बताया था कि पीरियड जो होते थे पीरियड 3 का प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तो वो पीरियड 4 की भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। तो जैसे पीरियड 3 का पहला मेंबर है सोडियम, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वही पीरियड 4 की जो पहला मेंबर है उसकी भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। जी, जब पीरियड 3 से आप पीरियड 4 पे जाते हैं तो एक्चुअली आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वो तमाम एलिमेंट जो एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं आपको पता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अच्छा जी, अगला मेंबर जो है वो क्लोरीन है, प्रोटॉन नंबर 17, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है, और क्लोरीन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लोरीन जो होता है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाय नेचर क्लोरीन नॉन मेटल है। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इन बिटवीन टू एटम्स, और वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं अमंग मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। तो वैन डर वाल फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स होती हैं, और इसी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जो होता है ये सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। फाइनली आर्गॉन जो है जिसका प्रोटॉन नंबर 18 होता है, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s2 3p6। आर्गॉन एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक गैस। आर्गॉन जो है ये मोनो एटॉमिक गैस है, और ये बेसिकली एक्ट करता है एज इनर्ट गैस। और आर्गॉन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान या पार्टिकल्स के दरमियान भी वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से ये भी सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और तमाम नोबल गैसेस जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, और उनके दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। सर ये इनर्ट गैस मतलब? सर मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? मोनो एटॉमिक गैस का मतलब मोनो एटम, मोनो का मतलब वन होता है, एटम का मतलब एटम होता है। सो वैसे तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, तो स्पेसिफिक इनके अंदर क्या ज्यादा होती है जो लिखते हैं हम लोग? हमने तो क्लोरीन में भी लिखा था, सल्फर में भी लिखा था, फास्फोरस में वही भी तो कह लिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर किसी के अंदर था। जो वैन डर वाल होती है वो फोर्सेस। बात कर रहे हैं बस। सर थोड़ा आर्गन की जहाँ तरफ लेकर जाएंगे, वो कॉपी कर फोर्सेस लूँ की थोड़ा। इंपॉर्टेंस है वहां पे वो लिख रहे हैं। जहाँ सो बाकी फोर्सेस नहीं होती हैं वहां वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, तो जहाँ वैन डर वाल फोर्सेस इंपॉर्टेंट होती हैं वहां वैन डर वाल की बात करते हैं। सर सर वो थोड़ा कॉपी आर्गन की करना तरफ है। लेकर कॉपी करना है। हाँ
डन। जी सर, हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब जो है वो हम नेक्स्ट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहली बात हम करेंगे रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। वैसे एटॉमिक रेडियस जो है इसे हम कहते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। डिस्टेंस in between nucleus and outermost orbit in an atom is called atomic radius. The distance in between nucleus and outermost orbit in an atom is called atomic radius. लेकिन atomic radius को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है और वो ये है कि अगर आप देखें दो एटम्स एक दूसरे के सामने हैं, चाहे वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, चाहे वो मेटालिक मेटल्स हैं या वो नोबल गैसेस हैं, तो हर एटम का दूसरे एटम के साथ एक मखसूस डिस्टेंस होता है। तो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर हम उसका हाफ कंसीडर कर लें, half of the distance in between two nuclei of an atom, in between two nuclei of atoms, तो इसे भी हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो भी एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने का एक तरीका है। और आमतौर पर एटॉमिक रेडियस निकाला भी इसी तरह जाता है कि दो एटम के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस मेजर किया जाता है और उस डिस्टेंस का जो एग्जैक्टली हाफ होता है, दैट वुड बी एटॉमिक रेडियस। सर ये जब बॉन्ड हुए वो, चाहे बॉन्ड हो या ना हो, दो एटम्स नेचुरली हर एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड होगा लेकिन आर्गन के दरमियान बॉन्ड नहीं होगा, तो वहां दरमियान में वैन डर वाल फोर्सेस होंगी, तब भी एटम और एटम के दरमियान एक डिस्टेंस मौजूद होगा। तो एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, चाहे वह बॉन्ड मेटालिक हो, चाहे वहां बॉन्ड कोवेलेंट हो, और चाहे कोई बॉन्ड ना हो, वैन डर वाल फोर्सेस हो, तब भी दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है, उसे हम एटॉमिक रेडियस कंसीडर करते हैं। अब आपको एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज डेटा बुकलेट में मिलेंगी। अगर आपके पास डेटा बुकलेट मौजूद है, अगर आपके पास पास पेपर का बुकलेट मौजूद है, तो उसके जो लास्ट पेजेस पर डेटा बुकलेट आपको गिवन है, अगर आप उस डेटा बुकलेट को कंसीडर करें, अच्छा जी, होपफुली ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही होगी, और ये मैंने डेटा बुकलेट की का एक पेज ओपन किया है।
इसके ऊपर डिटेल गिवन है कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ये डाटा आपको पेपर में गिवन होगा, डाटा बुकलेट पेपर में गिवन होती है। इसमें पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 के मेंबर्स का एटॉमिक और आयोनिक रेडियस का डाटा गिवन है, और इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, एक मेटालिक, एक सिंगल कोवेलेंट और एक वैंडरवाल। अब मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बताता हूं कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मेटालिक रेडियस की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हम मेटल्स के एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करते हैं। तो मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो मेटालिक रेडियस कहलाता है। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आमतौर पर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नॉन मेटल्स आमतौर पर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लिहाजा नॉन मेटल्स का जब आप एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो उस एटॉमिक रेडियस को सिंगल कोवेलेंट रेडियस या सिंपली कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। इसी तरह से वैंडरवाल रेडियस जो होता है, इट इज ओनली फॉर इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनर्ट गैसेस के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, इसीलिए उनके रेडियस को वैंडरवाल रेडियस कहा जाता है। तो मेटालिक रेडियस भी एटॉमिक रेडियस है, सिंगल कोवेलेंट रेडियस भी एटॉमिक रेडियस है, और वैंडरवाल रेडियस भी एटॉमिक रेडियस है, लेकिन तीनों में फर्क जो है वो यूज का है। मेटालिक रेडियस मेटल्स के लिए होता है, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स के लिए होता है, और वैंडरवाल रेडियस की टर्म इस्तेमाल होती है इनर्ट गैसेस के लिए। लेकिन ये तीनों रेडियस जो हैं ये एटॉमिक रेडियस ही कहलाते हैं। ये तीनों रेडियस जो हैं ये एटॉमिक रेडियस ही हैं। अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है पेपर 2 में नॉर्मली, जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का जो हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे, ये ट्रेंड एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो ये हर ग्रुप पर वैलिड है, चाहे वो मेटल्स का ग्रुप हो, चाहे वो नॉन मेटल्स का ग्रुप हो, और चाहे वो नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस का ग्रुप हो। अब डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है? 1 मार्क इस बात का है कि आप बताएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि सवाल यह है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक रेडियस या जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसमें जो बात है वो ये है कि इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल डाउन द ग्रुप, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये हम जनरल डिस्कशन में बात कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होंगे, आउटर ऑर्बिट न्यूक्लियस से उतना ही दूर होता जाएगा। यही बात मैंने सेकंड पॉइंट में लिखी है कि डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल इंक्रीज, जिसकी वजह से आउटर ऑर्बिट का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ओवरऑल हमें ऑब्जर्व करेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है आंसर के साथ। 1 मार्क इस बात का होगा कि आप बताएंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और 2 मार्क इस एक्सप्लेनेशन के हैं। एक बात और जहन में रखिएगा कि ये बात एग्जामिनर आपको किसी खास ग्रुप का नाम लेके भी पूछ सकता है। जैसे आपको वो ये कह दे कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन
general trend of atomic radius down the group 17 या group 1 या group 2, तो किसी भी ग्रुप का नाम ले ले, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन और डिस्क्राइब सेम होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो एटॉमिक रेडियस जो है ये डाउन द ग्रुप जो है वो हमेशा इंक्रीज हो। अब हम आते हैं अलोंग द पीरियड। अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें जो मैंने डेटा बुकलेट का शो किया है आपके सामने, मैं बात करता हूं अगर पीरियड 3 के मेंबर्स की, तो ये पीरियड 3 के मेंबर्स हैं। पहले 3 मेंबर्स मेटल हैं, फिर ये बाकी 4 नॉन मेटल हैं, और ये एआर आर्गॉन जो है ये नोबल गैस है। आप ऑब्जर्व करें कि सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टू सिलिकॉन, सिलिकॉन टू फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। आपको एक जनरल ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, एज वी गो अलोंग द पीरियड, तो नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एटॉमिक रेडियस आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है एज वी मूव अलोंग द पीरियड। और यहां पर एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने की वजह पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जनरल ट्रेंड यही फॉलो हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप क्लोरीन से आर्गॉन पे आते हैं और ऊपर आप देखें फ्लोरीन से जब आप नियॉन पे आते हैं, तो पीरियड नंबर 2 में भी आपको यही चीज नजर आ रही है कि जब आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है, लेकिन नोबल गैस पर आकर एटॉमिक रेडियस अचानक से इंक्रीज हो जाता है। उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड जो है वो यही है कि एज वी गो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। और जिनको ये याद ना रहे कि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, उनके लिए आप देखें ये ग्रुप 2 के मेंबर्स का डेटा भी गिवन है डेटा बुकलेट में, और ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं सारे, और डाउन द ग्रुप आप देखें हम जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो इन जनरल डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और अलोंग द पीरियड जो है वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड क्यों डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस के डाउन अलोंग द पीरियड डिक्रीज होने की वजह, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं विद इन सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें और पीरियोडिक टेबल में आप पीरियड नंबर 3 के मेंबर्स को देखें, तो पीरियड नंबर 3 के सारे मेंबर्स का आउटर ऑर्बिट 3 है। सब मेंबर्स का आउटर ऑर्बिट जो है वो 3 है। लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, तो एक एक करके प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं विद इन सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट। विद इन सेम नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने से क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने से ये होगा कि अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इंक्रीज होगी। क्योंकि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ज्यादा प्रोटॉन जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन। तो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, attraction in between nucleus and outermost orbit increases, और इस attraction के increase होने की वजह से shrinkage in an atom occurs। एटम slightly shrink करेगा, reduce होगा size में, और shrink करने की वजह से distance in between nucleus
एंड आउटर ऑर्बिट डिक्रीज करेगा। और जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा एज वी मूव अलोंग द पीरियड। होपफुली आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी कि अलोंग द पीरियड हम क्यों कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इन डिक्रीज होता है। सर अच्छा एक जी, बार वो ये कॉपी करना मैंने है जो है वो एटॉमिक रेडियस और सर, ऊपर करेंगे, 1 मिनट, वो कॉपी करना है। सर कॉपीड हो गया।
अच्छा जी, अब जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये ग्राफ जो मैंने यहाँ पर स्केच किया है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपको मुख्तलिफ तरीके से क्वेश्चंस इसके आते हैं। ये ग्राफ जो है वो प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक रेडियस के दरमियान है। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक रेडियस का जो ग्राफ होता है, अभी हमने ये बात डिस्कस की कि एटॉमिक रेडियस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एटॉमिक रेडियस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आप डेटा देखें, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ डेटा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप 11 से 17 तक जाएंगे, यानी प्रोटॉन नंबर 11 से सोडियम से क्लोरीन तक आप आएंगे पीरियड नंबर 3 में, या पीरियड नंबर 2 में अगर आप लिथियम से फ्लोरीन तक आएंगे तो एटॉमिक रेडियस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन फ्लोरीन पर से जब आप नोबल गैस पे जाएंगे, जब आप हेलोजन से नोबल गैस पे जाएंगे, तो फिर आपको अचानक जो है वो मिलेगा इंक्रीज। ये शेप ऑफ ग्राफ है जो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप किसी भी पीरियड की बात करें। तमाम के तमाम पीरियड के मेंबर्स जो हैं वो इस ग्राफ को फॉलो करते हैं। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक रेडियस का जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज और फिर इंक्रीज करता है। तो प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक रेडियस के दरमियान जो है ये कर्व का शेप है, ये ग्राफ का शेप है। इसको आप उल्टा टिक कह सकते हैं। अगर आप इस शेप को याद रखें तो ये उल्टा टिक है, उल्टा टिक आपने लगाना है। तो उल्टा टिक जो है वो ये शेप हमेशा एटॉमिक रेडियस और प्रोटॉन नंबर का ग्राफ है, क्योंकि पहले प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस कम होता है, और फिर 17 to 18 ग्रुप पे जब हम जाते हैं तो ये शार्पली इंक्रीज करता है। और आमतौर पर अगर आप देखें डेटा को, एक मर्तबा फिर मैं आपको दिखाता हूं जो डेटा बुकलेट है हमारी। सर 17 से 18 या 11 से 18? 17 से 18 पीरियड में जाते हुए ना? 17 से 18 पीरियड कहां से आ गए भाई? सर आपने वहां पीछे लिखा हुआ स्लाइड उसमें मैंने 17 to 18 पीरियड लिखा हुआ है जी, 17 to 18 है। और अगर वो पीरियड नहीं होगा तो तुम्हारा मैं गला काट दूंगा, बता रहा हूँ, नालायक आदमी। अभी बताता हूँ। 0.186 सोडियम है, आर्गॉन 0.190 है। आप देखिए कि पूरे पीरियड के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट इन साइज है वो आर्गॉन है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड, तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड, किसी भी पीरियड का जो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है वो होता है नोबल गैस। यहां भी आप देखिए ग्रुप 1 का जो मेंबर है 0.152, और वेंडरवॉल रेडियस जो है वो सबसे बड़ा है, जो नियॉन का वेंडरवॉल रेडियस है वो सबसे बड़ा है। तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड सबसे ज्यादा जो होता है वो नोबल गैसेस का होता है। और बाकी आप देख रहे हैं पीरियड 2 के मेंबर्स भी ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं उस बात पर कि ये कह रहे हैं कि मैंने 17 to 18 ग्रुप लिखा है, तो देख लेते हैं जी कौन सा ग्रुप 17 to 18 हमने लिखा है। ये मैंने लिखा है पीरियड नंबर 3 के मेंबर्स हैं 11 to 18, यानी ग्रुप प्रोटॉन नंबर 11 to 18 जो है ये पीरियड 3 के मेंबर्स हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और मैं ये कह रहा था कि जब भी आप ग्रुप 17 के मेंबर से ग्रुप 18 के मेंबर पर आएंगे, ग्रुप 17 से ग्रुप 18 के मेंबर पर आएंगे, तो हमेशा एटॉमिक रेडियस में शार्प इंक्रीज मिलेगा। और वो जो शार्प इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस है वो क्यों होता है? अच्छा, इसमें आपको मैंने यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन की है कि वेंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर
as compared to others because in group 18 only van der Waals force present among their atoms. चूंकि van der Waals फोर्स होती है सिर्फ एटम के दरमियान, कोई बॉन्डिंग नहीं होती, लिहाजा van der Waals फोर्सेस की वजह से एटम बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं होते। जब एटम एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं होंगे तो उनके जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एटम एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो जब डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा और आप उसका हाफ लेंगे तो वो अल्टीमेटली वैल्यू बड़ी आएगी। तो वैन डर वाल रेडियस आमतौर पे ज्यादा होने की जो वजह होती है, या नोबल गैसेस में वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होता है, या नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस जो ज्यादा होता है, उसका रीजन ये है आपके सामने लिखा हुआ। अगर सवाल पूछा जाता है कि व्हाई नोबल गैसेस हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस, या व्हाई नियॉन हैज ग्रेटर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ पीरियड 2, तो उसके लार्जर एटॉमिक रेडियस की जो वजह है एज कंपेयर टू अदर्स वो ये है कि ग्रुप 18 के मेंबर्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद नहीं होती एक्सेप्ट वैन डर वाल फोर्स। कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ वैन डर वाल फोर्स होती है अमंग देयर एटम्स। इसी वजह से डिस्टेंस इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ज्यादा होता है। चूंकि कोई बॉन्ड नहीं होता जो एटम्स के एक दूसरे के करीब करे, सिर्फ वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं जिससे एटम इतने ज्यादा करीब नहीं होते। इसी वजह से एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, और जब आप उस डिस्टेंस का हाफ लेते हैं जो कि वैन डर वाल रेडियस है, तो इसीलिए वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू आम रेडियस के मुकाबले में ज्यादा आती है। सर ये प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये ऐसा ग्राफ आ सकता है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज तो हो रहा हो लेकिन ग्रुप वाइज इंक्रीज हो रहा हो, जैसे 3 ग्रुप 1 के 3 11 19 ऐसे करके ग्रुप वाइज प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा हो, वैसे ग्राफ आ सकता है? जब आप ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अल्टीमेटली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। अगर आप जो है वो ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं, जैसे आपने कहा कि जनाब एटॉमिक रेडियस हम ले रहे हैं, और एटॉमिक रेडियस हम ले रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अब ये सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये प्रोटॉन नंबर नहीं होता, ये एलिमेंट और एटॉमिक रेडियस का ग्राफ होगा। ये ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। मैं बात कर रहा हूं पीरियड की। ग्रुप में तो हम पहले ही बात कर चुके कि ग्रुप में हमेशा एटॉमिक रेडियस का और जो प्रोटॉन जो एलिमेंट का जो रिलेशन है वो यही है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन की पावर बढ़ती है। अट्रैक्शन की पावर बढ़ने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में नहीं लेते? नहीं जी, आप देखें पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है? बीच में लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टू आयोनिक रेडियस।
आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में जो डिफरेंस है अप्रोच का वो ये है कि एटॉमिक रेडियस में हमने कहा था कि इट इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन एन एटम, जबकि आयोनिक रेडियस में क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इन एन आयन। डिस्टेंस इन बिटवीन nucleus and outermost orbit in an ion is called ionic radius. तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है आयन में, उसे हम आयोनिक रेडियस कहते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड और उसका रीजन सेम एज एटॉमिक रेडियस होता है। आप अगेन अगर डेटा बुकलेट को मैं यहां शेयर करूं तो डेटा बुकलेट में आप देखिए कि जिस तरह से ये ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, ये ग्रुप 2 के मेंबर्स का एटॉमिक रेडियस एज वी गो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह से इनका जो आयोनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज हो रहा है एज वी गो डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है एज वी गो अलोंग द पीरियड, एंड विद द सेम रीजन, कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस का और आउटर ऑर्बिट का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जो सारी स्टोरी हमने लिखी थी एज पर एटॉमिक रेडियस, तो वो सारी बातें जो हैं तो ये तो खैर सेम है, लेकिन आयोनिक रेडियस का जो पीरियड में ट्रेंड है इसमें वेरिएशन, इसमें जो मसला है वो जरा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट मसला जरा अब आप देखिए, यहां पीरियड नंबर 3 के ये मेंबर्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है और आयोनिक रेडियस जो है वो कम होता जा रहा है। अब सिलिकॉन ग्रुप 14 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन +4 का आयोनिक रेडियस बहुत कम और सिलिकॉन -4 का उसके मुकाबले में आयोनिक रेडियस बहुत ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो पॉजिटिव आयन का ट्रेंड कुछ और है, नेगेटिव आयन का ट्रेंड कुछ और है। इसीलिए जब आप इसका अभी मैं शेप बनाऊंगा कर्व का तो वो जरा डिफरेंट आएगा, लेकिन पहले कुछ मैं आपको बेसिक्स इसमें बता दूं। और उसमें पहली बेसिक बात ये है कि जो पहला पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं as compared to their respective atoms. पॉजिटिव आयंस हमेशा अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के मुकाबले में छोटे होते हैं। उसकी वजह आप देखें, अगर मैं सोडियम और सोडियम आयन को कंपेयर करूं तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 है, और सोडियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s0 है। तो अब आप देखिए, जब हम सोडियम आयन को सोडियम एटम से कंपेयर करेंगे तो सोडियम आयन जो है उसमें एक ऑर्बिट कम हो गया, एक शेल कम हो गया,
एज कंपेयर टू सोडियम एटम। सोडियम एटम का वैलेंस शेल 3s है और सोडियम आयन का वैलेंस शेल 3s0 हो गया, यानी सोडियम एटम के अंदर 3 ऑर्बिट्स हैं और सोडियम आयन में 2 ऑर्बिट्स हैं। तो लॉजिकली साइज छोटा किसका होगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव आयन। तो एक रीजन तो ये होता है कि पॉजिटिव आयंस अपने रिस्पेक्टिव एटम से साइज में छोटे होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ शेल एज कंपेयर टू रिस्पेक्टिव एटम, एक शेल कम होता है, एक ऑर्बिट कम होता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? जी सर क्लियर है। दूसरी बात, और वो ये है कि विद द इंक्रीज इन with the increase in positive charge, with the increase in positive charge, size of the ion या radius of the ion decreases। यानी अगर आप सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करें, सोडियम आयन और मैग्नीशियम +2 आयन होता है 12, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ 12 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हेलो तो मैं ये कह रहा था कि सोडियम और मैग्नीशियम आयन में अगर आप देखें, यहां पर भी सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब यह है कि मैग्नीशियम +2 आयन जो है उसका साइज या रेडियस जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन। तो विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है या जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो जब ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो है वो साइज ऑफ द आयन डिक्रीज हो। तो यहां तक अब अगर आपका कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसको फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है सर इसके ऊपर जो है वो भी दिखा दें। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये आपने आर्गोन में लिखवाया था कि सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है,
सर लेकिन आर्गोन तो मोनोटॉमिक है ना, उसमें तो सिर्फ एटम्स होते हैं उसके, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे? बेटा ये लफ्ज का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है, इसमें मॉलिक्यूल होना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक, सही। एग्जाम का सिलेबस वही है जो आपको शेयर कर दिया गया है।